the recording has been started. Okay, thank you. So अंडरराइटर कौन है, पहले ये बात समझ लो. अंडरराइटर जैसे कुछ लोगों ने सही से बताया कि अंडरराइटर वो इंसान है जो कंपनी द्वारा अपॉइंट होता है विद अ स्पेसिफिक रोल, एंड दैट रोल इज टू एंश्योर दैट द कंपनी गेट्स मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा, आप लोग सब लोगों को जो बेसिक सीखा है आपने उसको एक बार रिवाइज करवाना चाहूंगा कि कंपनी जब फॉर्म होता है, देयर आर 4 स्टेजेस इन फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. द 4 स्टेजेस कैन बी समराइज्ड एज, फर्स्ट वन प्रमोशन स्टेज, जहां पर प्रमोटर्स एक आइडिया लेकर आते हैं कि लेट अस स्टार्ट अ न्यू कंपनी. आफ्टर द प्रमोशन स्टेज इज डन, जो लोग वहां पर काम करते हैं उनको हम लोग प्रमोटर्स ऐसा नाम देते हैं. कंपनी एक बार फॉर्म हो गया तो द नेक्स्ट स्टेप दैट कम्स अप इज इनकॉर्पोरेशन. रजिस्ट्रेशन करते हैं विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. नाउ रजिस्ट्रार ने बोलता है ठीक है तुम कंपनी बनाने लायक हो, वो देता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट. तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस चालू कर देता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को बोलता है जाओ तुम अपने कंपनी के शेयर्स बेच के दिखाओ. यहाँ पर जरूरी है कि कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेकर आए. क्या लेकर आए? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. जितना शेयर्स इशू किया 25%, कम से कम 25% शेयर्स बेच के दिखाना चाहिए. अब दोस्तों, और इसके बाद अगर ये हो जाता है तो उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट स्टेज मिलता है. वो सर्टिफिकेट मिला तो बिजनेस चालू हो जाता है. यानी कंपनी चालू होने और नहीं चालू होने के बीच में ये 25% मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है. याद रख लो, नया कंपनी है, नया कंपनी को शेयर्स बेचना आसान नहीं होता. इट टेक्स टाइम, क्योंकि कोई जानता नहीं है. तो ऐसे टाइम पे वो लोग ये स्पेशलाइज्ड लोगों को मिलते हैं और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि अगर पब्लिक ने नहीं खरीदा तो आपको ये शेयर्स खरीदना होगा. यस, अंडरराइटर्स आर ए टाइप ऑफ ब्रोकर्स बट दे आर नॉट ब्रोकर्स. क्यों इनको हम लोग ब्रोकर्स नहीं बोलते? उसका कारण है क्योंकि एक ब्रोकर का जिम्मेदारी एक ही होता है कि शेयर्स बेचे. अगर शेयर्स बिका तो अच्छी बात है, नहीं बिका तो बोलेगा हाथ ऊपर कर देगा, नहीं बेच पाया मैं. अगर उसने बेचा तो वो कमीशन मांगेगा, ब्रोकरेज मांगेगा. लेकिन अंडरराइटर्स का ऐसा नहीं है. उन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो अगर पब्लिक ने नहीं, उन लोग भी बेचेंगे, अंडरराइटर्स भी शेयर्स बेचेंगे. लेकिन अगर वो लोग शेयर्स बेच नहीं पाए तो याद रखना वो लोगों को खुद को वो शेयर्स खरीदना पड़ेगा. I hope that you all understood the difference between a broker and a underwriter. If you have, type in the chat box yes. Everyone fast. Type in the chat box yes. Understood. मतलब yes का मतलब मैं मान के चल रहा हूँ समझ गया करके. Yes फटाफट. Okay, good. So underwriters are definitely brokers, but brokers with a different viewpoint. उनका सोच अलग है. सोच अलग किस प्रकार से है? ब्रोकर के ऊपर जबरदस्ती नहीं है, बिकेगा माल तो कमीशन मिलेगा, लेकिन अंडरराइटर्स को बेचना है और नहीं बिका तो उनको खुद को खरीदना है. तो एक प्रकार का गारंटी देने का काम करते हैं अंडरराइटर्स. सो लेट अस प्रोसीड. व्हाट एग्जैक्टली इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वर्ड अंडरराइटर? सो एन अंडरराइटर इज ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन which undertakes to purchase shares or debentures of a company which are unsubscribed by the public during fresh issue of shares. वो शेयर्स, वो डिबेंचर्स जो पब्लिक नहीं खरीदता, वो खरीदने का जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस संस्था के ऊपर होता है, उसको हम लोग अंडरराइटर ऐसा बोलते हैं. तुम बोलोगे अंडरराइटर को क्या मिलता है? तो यस, अंडरराइटर गेट्स कमीशन. क्या मिलता है उनको? कमीशन. वो भी उसका लिमिट जॉइंट स्टॉक कंपनी ने या कंपनीज एक्ट ने डिस्कस किया हुआ है, डिसाइड करके रखा हुआ है कि द अंडरराइटर रिसीव्स अंडरराइटिंग कमीशन एज कंसिडरेशन. और ये बोला गया है दिस कमीशन मस्ट नॉट एक्सीड 5% ऑफ द इशू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स एंड 2.5% of the issue price in case of
डिवेंचर्स। ये अपने को ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। शेयर्स बेचेंगे तो मैक्सिमम कमीशन कितना परसेंट हो सकता है बोला तो 5%। इनफैक्ट शेयर्स का इशू हुआ है और आपको बोला है कैलकुलेट कमीशन ऑफ द अंडरराइटर, तो यू कैन कैलकुलेट एट द रेट ऑफ 5%, क्योंकि कुछ नहीं दिया है और कंपनीज एक्ट ने बोला इससे ज्यादा नहीं दे सकते। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन व्हिच कैन बी गिवन टू एन अंडरराइटर इज 5% ऑफ द इशू प्राइस, और डिवेंचर्स रहेगा तो 2.5%। If you have understood, again you can use the chat box, give me a thumbs up, say okay, so that I can understand that yes, you are all listening to what I am saying, you are understanding what I am saying. I will be sharing the PPT of this session with all of you, so definitely आप लोग अगर रनिंग नोट्स लिखते हो वेल एंड गुड, नहीं तो ध्यान से सुनो। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लेक्चर सुनोगे तो भी तुम्हारे लिए वो फायदे वाली चीज है। आगे बढ़ते हैं, चैट बॉक्स का यूज करते रहना, क्योंकि ऑनलाइन सेशन में ये बात बहुत जरूरी है कि यू कीप कम्युनिकेटिंग। नाउ आई हैव मेड अरेंजमेंट्स कि आपका मैं मैसेजेस भी देख सकूं, ठीक है। आई हैव जॉइंड इन फ्रॉम 2 डिवाइसेस सो दैट आई एम एबल टू सी योर मैसेजेस। नाउ हम लोगों को कुछ टेक्निकल बातें इस चैप्टर में जो हमको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में काम में आने वाली है वो सुननी है, समझनी है। There are different kinds of underwriting. Commitment अलग अलग प्रकार के होते हैं। Let us say for example, a new company named XYZ Limited has started its business. उन्होंने इनिशियल स्टेज पे सोचा कि वो लोग 1 लाख इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू करेंगे। अब देखो, प्रमोटर्स के ऊपर भी खुद को भी कुछ तो भी दम रहता है, कंपनी चलाते हैं, वो लोगों ने कंपनी चालू करने का निर्णय लिया है, so they know that they are capable of managing the things. वो बोलते हैं कि हम लोग हमारे दम पर रिश्तेदार दोस्त लोग मिलाकर कुछ 20,000 शेयर्स तो पक्का बेच के देंगे। मिनिमम 25,000 चाहिए रहता है 25% के हिसाब से। उन लोगों को लगता है कि 20,000 बिक जाएगा, लेकिन अभी 20,000 भी नहीं बिका तो प्रॉब्लम। तो इफ 20,000 इज नॉट सोल्ड देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसके लिए उन लोग अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं। अब ये अंडरराइटिंग फर्म यानी कंपनी, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकते हैं। बहुत सारे सीए जो है दे आर इन्वॉल्व इन दिस अंडरराइटिंग थिंग। बहुत सारा क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिटी जो है वो अंडरराइटिंग का काम करता है, क्योंकि इसमें कैसा है ना, रिस्क कंपैरेटिवली कम है। इसके लिए लोग ये काम खुशी खुशी करते हैं। दोस्तों, लेट मी शेयर दिस विथ यू दैट अंडरराइटिंग अपने आप में रिस्की बिजनेस है, लेकिन क्या होता है अगर अपन ने नहीं बेचा तो अपने पास ही वो कंपनी का शेयर्स पड़ जाता है, तो ऐसा बहुत ज्यादा नुकसान देखने लायक कुछ नहीं। तो देयर आर फर्म्स व्हिच स्पेशलाइज इन दिस। नाउ लेट अस से दैट हमने एक ही कंपनी को, हम लोग XYZ कंपनी चलाने वाले हैं, हमने एक ही अंडरराइटर अपॉइंट किया और अगर वो शेयर्स बेच नहीं पाया तो याद रखना, ऑफ कोर्स उसने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, उसका पेनाल्टी वगैरह तो होगा, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा कंपनी चालू नहीं होगा। तो लोग क्या करते, एक आदमी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, 3, 4, 5 अंडरराइटर्स अपॉइंट करते, क्योंकि देने का तो क्या कमीशन है, 1 को दे या 5 को दे, क्या फर्क पड़ता है। So let us say that there are 5 people A, B, C, D and E who have been allotted the work of underwriting. A ने बोला मैं आपको 30,000 शेयर्स बेच के दूंगा, B ने बोला 10,000 बेचूंगा, C ने बोला 10,000 बेचूंगा, ठीक है। या मान के चलो इक्वली उन लोगों ने, सब लोगों ने बांट के लिया, 5 अंडरराइटर्स है, 5 ने बोला 20,000 बेच के देंगे। तो 20,000 शेयर्स का जो हर अंडरराइटर ने जवाबदारी उठाया उसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। I repeat the word, it is called as gross liability. Now gross liability क्या होता है? Gross liability is the total number of shares which has been undertaken by a underwriter. अब इन लोग क्या करते हैं, तुम लोगों को मैं शेयर्स के बारे में, IPO जब निकलता है उसके बारे में एक छोटा सा चीज बताता हूँ। ये सब स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं दोस्तों। पहले दलाल स्ट्रीट, पहले क्या, अभी भी अपने मुंबई में
जहां पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर कभी तुम घूमने को गए तो यू विल फाइंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकिंग हाउसेस, ठीक है। स्कैम 1992 मूवी देखा रहेगा तो उधर भी तुम लोगों ने देखा रहेगा बहुत सारे ब्रोकर्स, वहां पर आपको ब्रोकर्स दिखे, ब्रोकिंग फर्म्स दिखेंगे। तो इन लोग क्या करते हैं, ये जो ऐसा नया कंपनी आता है इनका एप्लीकेशन जो अपन प्रोस्पेक्टस बोलते हैं, अपन ने जो सीखा है, एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं और उसके ऊपर थप्पा मारते हैं। ए 50,000 एप्लीकेशंस के ऊपर थप्पा मारेगा, बी 31-40 हजार के ऊपर अच्छा जरूरी नहीं कि पांचों जन मुंबई में ही रहता हो सकता है ए चेन्नई में है, बी दिल्ली में है, सी कहीं कोलकाता में है, सब लोग अपना थप्पा मारेंगे। आजकल ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी मार्क होता है। ये पब्लिक में उन लोग फ्री में बांटते हैं कि जिसको अप्लाई करना है अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो। मेरे दोस्तों, कस्टमर के हाथ में ये एप्लीकेशन आने के बाद कस्टमर ये फिल करके कंपनी को वापस देता है। अब याद रखना, कंपनी को जब एप्लीकेशन मिलेगा तो 99% उस पे किसी ना किसी फर्म का ये अंडरराइटर का थप्पा होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्क्ड एप्लीकेशन। दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। So what is a marked application? The application forms bearing the stamp of an underwriter are called as marked applications. अब वो देखो काम क्या है अंडरराइटर का, अंडरराइटर का काम इतना ही है, कॉन्ट्रैक्ट मिला, एप्लीकेशन फॉर्म मिला, उसके ऊपर थप्पा मारो और अपने ब्रोकर्स, अपने एजेंट्स, अपने जितने दोस्त लोग, रिलेटिव्स, सब जगह पे बांटो, बोलते कि जाओ कस्टमर को दो। जितना ज्यादा कस्टमर उसका फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा मतलब उसने उतना शेयर बेचा। बोलो क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया क्या? इफ यू हैव अंडरस्टूड यू कैन से यस। मार्क्ड एप्लीकेशंस, यानी जैसे मैंने बोला 5 अंडरराइटर्स है, पांचों ने जिम्मेदारी लिया 20-20 हजार शेयर बेचने का। इजी एग्जांपल रखने के लिए मैंने बोला था। तो ए ने 50,000 फॉर्म बांटे, उसमें से 15,000 वापस आए ए का स्टैंप रखकर, मतलब ए ने 20,000 शेयर्स का जो कमिटमेंट दिया था, ग्रॉस लायबिलिटी था, उसमें से ये 15,000 माइनस हो जाएंगे। इसलिए क्या लिखा है देखो, द बेनिफिट ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन ओनली टू द अंडरराइटर इन हुज फेवर द एप्लीकेशंस आर मार्क्ड। मतलब ए का 15,000 माइनस हो जाएगा, उसने 20,000 का कमिटमेंट दिया था ग्रॉस, 15,000 मार्क्ड एप्लीकेशन लेस हो जाएगा। वैसा बी ने समझो 7,000 किया, सी ने 2,000 किया। जो जितना ज्यादा मेहनत करेगा फॉर्म्स बांटने का, उसका उतना ज्यादा एप्लीकेशन आएगा, तो नेचुरली उसके ऊपर उतना लायबिलिटी कम हो जाएगा। लॉजिक समझा, थियरी समझा सबको? अनम्यूट करके बोलोगे तो भी चलेगा, मेरे को समझ में आएगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो। so that you don't get bored, I am telling you different things. Yes, okay, thank you for confirmation at least. Great. तो फिर ऐसा है क्या कि सर सारा एप्लीकेशंस के ऊपर मार्क आएगा ही आएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है कि कुछ लोगों को, अभी मैंने क्या बताया था याद करना, प्रमोटर भी अपने तरफ से एप्लीकेशन बेचने का कोशिश करेगा, बोला था याद है ना आप लोगों को? तो अगर प्रमोटर ने बेचा तो उसके ऊपर किसी एक आधा अंडरराइटर का नाम नहीं होगा, उसका एप्लीकेशन तो खाली गया रहेगा। तो यू विल गेट समथिंग कॉल्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड यानी ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म जिस पर किसी भी अंडरराइटर का थप्पा नहीं है। तो फिर इसका क्या करने का? सो इसका बेनिफिट सारे अंडरराइटर्स को मिलेगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। अनमार्क्ड एप्लीकेशन क्या होता है? द एप्लीकेशन फॉर्म्स व्हिच डू नॉट बेयर स्टैंप ऑफ एनी अंडरराइटर आर कॉल्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। वो एप्लीकेशन जिस पर किसी भी शेयर होल्डर अंडरराइटर का थप्पा नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। द बेनिफिट ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन
is given to all the underwriters in the ratio of gross liability. So gross liability के रेशियो में जो है हम लोगों को अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट मिलता है. I hope this is also clear with all of you. So you can have either marked or you can have unmarked applications. सबको समझा क्या? Yes sir. Yes. Yes sir. Great. So we proceed further. अब मैंने जैसा बताया था कि प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो पहले याद रखना, हमारा आंसर भी तैयार हो रहा है. तो पहले लाइन में आप लिखोगे ग्रॉस लाइबिलिटी. फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखने वाले हो? ग्रॉस लाइबिलिटी. उसमें से पहला मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे, उसके बाद अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करोगे. नाउ माय डियर फ्रेंड्स, अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद आप देखोगे कि जिसका जो कमिटमेंट था, जिसका भी जो भी कमिटमेंट रहेगा वो कितना सेटिस्फाई हुआ है. सेटिस्फाई हुआ मतलब क्या? थोड़ा इमेजिन करो, आपके हाथ में अगर स्केल पेंसिल रहेगा, नोटबुक पेपर रहेगा तो राइट इट डाउन. लेट अस से दैट हमने एग्जांपल लिया 5 अंडरराइटर्स है, तो ए बी सी डी ई नाम लिखो सामने सामने. ग्रॉस लाइबिलिटी 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000. आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग. उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशंस समझो 15,000 7,000 2,000 5,000 10,000 ऐसा माइनस कर दिया. फिर अनमार्क्ड इक्वली बढ़ेगा, क्योंकि हमारा ग्रॉस लाइबिलिटी यहाँ पर इक्वल है तो ग्रॉस लाइबिलिटी भी इक्वली बढ़ जाएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक होने के बाद अगर समझो ए के इसमें 20,000 का उसका जिम्मेदारी था, लेकिन मार्क्ड और अनमार्क्ड मिलाकर उसने मान के चलो 24,000 शेयर्स बेच दिया. मार्क्ड और अनमार्क्ड, मार्क्ड में 20,000 था, अनमार्क्ड में उसके कोटे में मान के चलो कि 15,000 था, उसमें कुछ 9,000 अनमार्क्ड में आ गया. 24,000 बेच दिया, मतलब उसने उसके कोटा से 4,000 ज्यादा बेच दिया. तो उसका आंसर नेगेटिव में आएगा. तो ये नेगेटिव मतलब उसने उसका काम पूरा करके इनफैक्ट ज्यादा मेहनत किया है. तो ऐसे टाइम पे ये 4,000 का बेनिफिट जो है बाकी चारों को बी सी डी और ई में बांटा जाएगा इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी. कैसे बांटा जाएगा? इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी, यानी वापस इक्वल बांटा जाएगा. तो याद रखने का कि ग्रॉस लाइबिलिटी में से पहला क्या माइनस होगा? मार्क्ड एप्लीकेशन. फिर क्या माइनस होगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. ये होने के बाद अगर सबका पॉजिटिव आंसर है तो उसको हम लोग नेट लाइबिलिटी बोल देंगे. क्या बोलेंगे उसको हम लोग? ग्रॉस में से कभी भी माइनस होता है तो नेट बोलते हैं. लेकिन अगर किसी अंडरराइटर का नेगेटिव बैलेंस आया तो उसको हम लोग सरप्लस मानेंगे कि उसने ज्यादा मेहनत किया, और वो सरप्लस जो है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अदर अंडरराइटर्स इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लाइबिलिटी. बोलो, क्या ये बात समझ में आया क्या? Yes sir. यस सर. सिंपल है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है. ठीक है, यहाँ पर कुछ अपने को सिर्फ कैलकुलेशन, एक स्टेटमेंट बनाना है. तो अब हम लोग अंडरराइटिंग का और दो प्रकार समझेंगे. मार्क्ड अनमार्क्ड होने के बाद वी विल लर्न दैट 1,00,000 शेयर्स अगर कंपनी ने इशू किया और 1,00,000 का पूरा कोई झंझट नहीं उठाने का, ठीक है, सबका सब अपन बाहर ही आउटसोर्स कर देंगे. भले अपन अपने में काबिलियत है, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों उठाने का? कंपनी का स्टेक है, नहीं हुआ तो कंपनी बंद पड़ जाएगा. तो बेटर हम लोग जो है सारा का सारा माल अंडरराइटर को ही बोलेंगे बेचने को. तो अगर ऐसा बोला तो दैट विल बी कॉल्ड एज फुल अंडरराइटिंग. क्या बोला जाएगा उसको? फुल अंडरराइटिंग. व्हेन द एंटायर इशू इज अंडररिटन देन इट इज कॉल्ड एज फुल अंडरराइटिंग. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, समझो प्रमोटर्स लोगों को यकीन है कि वो लोग खुद 10-15 हजार शेयर बेचेंगे, तो वो लोग, जरूरी नहीं है कि सब लोगों को क्यों कमीशन देना पड़ता है अंडरराइटिंग किया तो इसके लिए उन लोग बोलेंगे एक काम करते हैं, अपन कुछ शेयर्स बेचते हैं, कुछ शेयर्स अपने पास हम लोग खुद ही बेचेंगे तो उतना कमीशन कम देना पड़ेगा. तो अगर उन्होंने सारा का सारा शेयर्स का जिम्मेदारी नहीं उठाया तो या अंडरराइटिंग का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया,
तो उसको पार्शियल अंडरराइटिंग बोलेंगे. When only a part of the entire issue is underwritten, it is called as partial underwriting. In case of partial underwriting, the benefit of unmarked application will be given to the company first and remaining unmarked application will be allotted among the underwriters. देखो खास बात है कि 1,00,000 शेयर्स में से समझो सिर्फ 80,000 का ही कॉन्ट्रैक्ट दिया, तो 20,000 कंपनी ने सोचा कि हम लोग बेचेंगे, तो जैसे ABCDE लिखते वैसा कंपनी का नाम भी आ जाएगा, वो भी एक हिस्सेदार है और अनमार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट उसको भी मिलेगा और नेचुरली कंपनी अपना खुद का बेनिफिट पहला करेगा, इसीलिए पहला क्रेडिट उसको दिया जाता है. The last is the most important word which we are learning today and that is firm underwriting. Firm यानी compulsory. The word firm का मतलब क्या है? Compulsory. Firm underwriting refers to a definite commitment by the underwriter to take up specified number of shares irrespective of the number of shares purchased by the public. यानी ये वो नंबर ऑफ शेयर है जो अंडरराइटर को खरीदना ही है. क्या है सर इसका रेलेवेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों. फर्म अंडरराइटिंग के ऊपर ही तुम्हारा पूरा 20 मार्क टिका हुआ है. मैं आज बता देता हूं, जिसको इसका मीनिंग नहीं समझेगा उसको कुछ नहीं समझेगा. कंपनी क्या बोलता है? हमने तुम 5 जन को ABCDE तुमको हमने अपॉइंट किया कि तुम हमारा शेयर्स बेच के दो. तुम बेच के दोगे, हमको आप में आपके काबिलियत पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमारे कंपनी के शेयर होल्डर बनो. कौन चाहता है? कंपनी चाहता है. क्या चाहता है? कि जो अंडरराइटर्स है दे बिकम अ शेयर होल्डर इन द कंपनी सो दैट द रिलेशनशिप विद द कंपनी गोज फॉर लाइफ टाइम. तो उन लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते वक्त ही बोलते हैं कि हर अंडरराइटर 20,000 में से कंपल्सरीली जो है दे विल कंपल्सरीली परचेज, लेट अस से फॉर एग्जांपल 3,000 शेयर्स. कितना शेयर्स? 3,000 शेयर्स कंपल्सरीली अगर खरीदना ही है. यानी पब्लिक को तुम कितना भी बेचो, हमको नहीं. जैसे ए का एग्जांपल मैंने लिया, भले इन्हें 24,000 शेयर्स बेच दिया, उसका कमिटमेंट 20,000 का था, लेकिन उसको 24,000 में से वो नॉर्मली 4,000 का क्रेडिट देके काम खत्म कर देगा, लेकिन लास्ट में उसको कंपल्सरीली मेरे दोस्तों 3,000 शेयर्स खुद के जेब से खरीदने पड़ेंगे. तो अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग का 2 इफेक्ट होता है हमारे अकाउंटिंग में. एक, जैसा अपन मार्क्ड एप्लीकेशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करते हैं, वैसा फर्म अंडरराइटिंग भी माइनस होता है. तो हमारा फॉर्मेट क्या बन गया? ग्रॉस लायबिलिटी माइनस मार्क्ड माइनस अनमार्क्ड माइनस फर्म अंडरराइटिंग. सबको समझा क्या? क्योंकि फर्म अंडरराइटिंग अपने को खरीदना ही है. ये तीनों माइनस होने के बाद अगर किसी का सरप्लस शेयर्स बेच के हो गया तो उसका बेनिफिट जो है बाकी अंडरराइटर्स को दिया जाएगा. और लास्ट में क्या होगा ना, ये फर्म अंडरराइटिंग वापस एड बैक हो जाएगा. ठीक है, और तुमको मिलेगा नेट लायबिलिटी. क्या मिलेगा तुमको? नेट लायबिलिटी. तो मैंने जो सिखाया, इसके बाद जर्नल एंट्रीज आ रहा है. ऑफ कोर्स मैं आज अभी जर्नल एंट्रीज डिस्कस नहीं करूंगा. मैंने जो आपको सिखाया वही चीज को आई विल शो यू बाय राइटिंग कि हाउ दिस विल हैपन. ऑल ऑफ यू, आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन प्रॉपरली. कैसा अपना स्टेटमेंट बनेगा? अपना स्टेटमेंट का नाम रहेगा स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी. क्या रहने वाला है अपना हेडिंग? स्टेटमेंट शोइंग अंडरराइटर्स लायबिलिटी. This will be something like this: statement showing underwriters liability. Everyone concentrate carefully. I'm just giving a simple example how this will look like so that you get a
fair idea of the things. Okay, so पहला कॉलम रहेगा पर्टिकुलर्स, दूसरा कॉलम A, B, C, D, E. क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, तो चांसेस आर वेरी हाई दैट माय नंबर्स में गेट लॉग्ड इन बिटवीन. मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो, बट हो सकता है ये भी आप लोग समझ लो. मैं जस्ट लाइव आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूँ कि कैसे रहेगा करके. तो हम लोग एक टेबल बना लिया जहां पर 5 हमारे अंडरराइटर्स. I will start with gross liability. तो gross liability आपको याद होगा, तो मैंने आपके सामने बताया था कि 1 लाख शेयर्स हम लोग फुल अंडरराइटिंग कर रहे, तो हर एक जो अंडरराइटर है उसका लाइबिलिटी 20,000 का आएगा. ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, तो आपको बिल्कुल स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है. तो ग्रॉस लाइबिलिटी में से पहला माइनस होगा, क्या माइनस होगा? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. क्या माइनस होगा दोस्तों? पहला अनमार्क्ड एप्लीकेशन. सब लोगों को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ऐसा मैं मान के चलूं? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Let us say for example, मैंने कुछ नंबर्स आपके सामने बोले थे. ए का मान के चलो 12,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन है, बी का 3,000 ही बेच पाया वो, सी मान के चलो 7,000 शेयर्स बेच पाया, ठीक है. डी लेट अस से फॉर एग्जांपल हैज सोल्ड सम 8,000 shares and E has sold some 10,000 shares. तो फ्रेंड्स 20 माइनस दिस इज, इसका 8 बचा है, इसका 17 बचा है, इसका 13,000 बचा है, इसका 12,000 बचा है और इसका 10,000 बचा है. तो कुल मिला के 12 3 15 7 22, 22 और 8 30 और 1 10, 40,000 इन लोगों ने अपने क्रेडिट से बेच दिया. ठीक है. लेट अस से फॉर एग्जांपल देयर वाज अनमार्क्ड एप्लीकेशंस ऑफ 20,000. अनमार्क्ड एप्लीकेशंस कितने थे? 20,000. अब इनका रेशियो इक्वल है, तो 20,000 को हम लोग पांचों में इक्वली बांटेंगे, तो हर एक को उसका 4,000 का क्रेडिट मिलेगा. सब लोग समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं करके? 4,000 कहां से आया? How did I get 4,000? 20,000 मेरे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस थे, तो मैंने पांचों जन में ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो, मेरे एग्जांपल में ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो था 1:1:1:1:1, तो मैंने बांट दिया. तो अभी भी इसको 4,000 लेने हैं, इसको 13,000 लेने हैं, इसको 13 में से 4 गया तो 9,000 खरीदने हैं. This guy has to purchase 8,000 and this has to purchase 6,000. Let us say that कंपनी ने ऑलरेडी फर्म अंडरराइटिंग क्या लिया? फर्म अंडरराइटिंग ऑफ 40 plus 20 60. Let us say 5,000 शेयर्स आपने कंपलसरी खरीदने हैं, ऐसा अगर हर एक को बोला, ठीक है. 5,000 शेयर्स हर एक ने खरीदने हैं, वो तो खरीदना ही है उनको 5,000, इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, तो वो माइनस हो जाएगा. अब देखो मैंने बोला ए का क्या आ गया? -1,000 आया. सब लोग सुन रहे हो क्या? बी को और 8,000 खरीदने हैं, सी को 4,000 खरीदने हैं, मिस्टर डी को 3,000 खरीदने हैं और ई को 1,000 और खरीदने हैं. जैसे ही ए का नेगेटिव आया, मतलब उसने अपने कोटा से ज्यादा बेचा, तो हम लोग क्या करेंगे?
less surplus of A distributed among others. अब मेरा रेशियो इक्वल था, इसीलिए यहाँ पर 1:1:1:1, तो ये 1000 इसका पॉजिटिव हो जाएगा। 1000 को अगर मैं इक्वली बांटू तो हर एक को 250 शेयर्स का बेनिफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ए का लाइबिलिटी खत्म हो गया, बी को 7750 शेयर्स खरीदने होंगे, इनको 3750 खरीदने होंगे, इसको 2750 खरीदने होंगे, इसको सिर्फ 750 शेयर्स खरीदने होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, याद रख लो, दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर, क्योंकि याद रखना ये तो जो बच गया वो खरीदना ही है, और हर एक ने अपना फर्म अंडर राइटिंग जो था वो खरीदना ही है, कंपलसरी है। इसीलिए मैं बोला फर्म अंडर राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। पहले वो लेस होता है, बाद में वो क्या होता है, ऐड हो जाता है, क्योंकि हर एक को वो खरीदना ही है। तो दे हैव टू परचेज दिस ऑल्सो। सो व्हेन वी कैलकुलेट द नेट लायबिलिटी, the firm underwriting will be added back. This is what is most important, and the answer that you get is called as net liability. तो 5/7 12,750, 8,750, 7,750 और 5,750। फिर से बता रहा हूँ, फर्म अंडरराइटिंग वो अमाउंट है जो हर एक ने मिनिमम खरीदना ही है। तो किसी का भी आंसर 0 नहीं आ सकता। अगर फर्म अंडरराइटिंग नहीं है तो 0 आएगा, उसने ज्यादा मेहनत किया है तो। लेकिन फर्म अंडरराइटिंग रहेगा तो कंपल्सरीली वो अंडरराइटर को उतना शेयर खरीदना ही है। बोलो, क्या ये मेरा एग्जाम्पल सबको समझा क्या? यस सर। यस सर। अगर आप लोग ये कर पाओ तो तुम्हारा 20 मार्क आराम से तुम्हारे हाथ में है। अंडरराइटर्स लायबिलिटी का चैप्टर यही है। ये फॉर्मेट बाय हार्ट करना है। ग्रॉस लायबिलिटी लेस मार्क्ड एप्लीकेशन लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस फॉर्म अंडरराइटिंग। इसमें किसी का नेगेटिव आया तो उसको सरप्लस बोलते हैं, उसको बाकी अंडरराइटर्स में बांट देना है। फॉर्म अंडरराइटिंग रहेगा तो जो पहले माइनस हुआ वो वापस ऐड हो जाएगा, और जो आंसर आएगा उसको हम लोग नेट लायबिलिटी ऐसा नाम देंगे। मैं आपको ये पूरा का पूरा फाइल जो है आपको शेयर करता हूँ। यू कैन हैव ए लुक, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट पार्ट। जर्नल एंट्रीज मैंने इसमें इंक्लूड किया है, जो मैंने सिखाया नहीं, मैंने जानबूझ के रखा है, वो फिलहाल लिख के ले लो। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस इन ए बेटर वे। I hope I am clear. If anybody wants to ask anything, the forum is open for you to ask. Otherwise, we can end this session here.